Hello students, welcome back to Prepon. We are doing a revision course on Indian history. कुछ टॉपिक्स हम कर चुके हैं, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल एम्पायर्स के बारे में कुछ बातें जानी थी। आज मुगल कल्चर के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो मुगल कल्चर को लेते हैं तो लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, आर्ट है, पेंटिंग, इनके बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जानते हैं। आपके एग्जाम के हिसाब से इसको समझ लेते हैं, ये जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लिटरेचर की बात करते हैं तो अकबर के समय में मुगल लिटरेचर की एक पहली इंपॉर्टेंट किताब लिखी जाती है, हुमायूं नामा। एक किताब मैं आपको बता चुका हूँ, तुजुके बाबरी, रिटन बाय बाबर एज एन ऑटोबायोग्राफी विच वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय अब्दुल रहीम खान खाना एज बाबरनामा। तुजुके बाबरी तुर्की में थी। हुमायूं की बायोग्राफी लिखती है सिस्टर ऑफ हुमायूं, गुलबदन बेगम। In the time of Akbar, it was the Persian. Obviously सारी किताबें फारसी में हैं, वो बाबर की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी तुर्की में थी। अकबर ने बहुत सारी किताबों का तर्जुमा कराया है, ट्रांसलेशन कराया है फारसी में, संस्कृत से। जैसे रामायण है, अब्दुल कादिर बदायूनी की लीडरशिप में ये होती है, ट्रांसलेट होती है। महाभारत फैजी इसको ट्रांसलेट करते हैं फारसी में। पंचतंत्र को अबुल फजल ने ट्रांसलेट किया है फारसी में। उपनिषदों का फारसी में ट्रांसलेशन किया है दारा शिकोह ने, और जो ट्रांसलेशन है उसका नाम सिर अकबर है। तो उपनिषदों का जो फारसी ट्रांसलेशन है वो बाद में दारा शिकोह सन ऑफ शाहजहां, एल्डर ब्रदर ऑफ औरंगजेब, डिड इन पर्शियन। उपनिषदों का वो फारसी अनुवाद करता है, फारसी अनुवाद का नाम सिर अकबर होता है। उससे पहले अकबर के समय में बहुत सारी किताबों का फारसी अनुवाद हुआ था। एक मैंने आपको लीलावती किताब बताई थी जिसका फैजी ने संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेशन किया है। तो बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी जाती हैं। अकबर की बहुत सारी बायोग्राफीज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बायोग्राफी होती है अकबरनामा, रिटन बाय अबुल फजल। इसमें 3 वॉल्यूम होते हैं। वॉल्यूम 1 मुगलों की हिस्ट्री कनेक्ट की जाती है चंगेज खान तैमूर से। मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज खान एंड तैमूर। सेकेंड वॉल्यूम अकबर की बायोग्राफी है, और तीसरा वॉल्यूम कहलाती है आईने अकबरी। अकबरनामा का जो थर्ड वॉल्यूम है वो अपने आप में सेपरेट किताब मानी जाती है, आईने अकबरी, जो मुगलों की सबसे इंपॉर्टेंट किताब हुआ करती है। हर मुद्दे से डील करती है आईने अकबरी, रिटन बाय अबुल फजल। जहांगीर की बायोग्राफी कहलाती है तुजुके जहांगीरी, जहांगीर ने खुद लिखी है। तो 2 ही मुगल एम्परर्स अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, बाबर एंड जहांगीर। जहांगीर ने लिखी है फारसी में। पादशाहनामा इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ शाहजहां, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। पादशाहनामा इज द बायोग्राफी ऑफ शाहजहां। आलमगीर नामा इज द बायोग्राफी ऑफ औरंगजेब, जिसका नाम है आलमगीर नामा। तो ये कुछ मेन किताबें हैं। वैसे किताबें तो बहुत सारी होती हैं ना। मुगल लिटरेचर, आर्किटेक्चर पे आए। अकबर के समय में मुगल आर्किटेक्चर बड़े स्तर पे शुरू होता है, जब पहला स्ट्रक्चर बनता है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। ये मुगल आर्किटेक्चर का पहला बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है, हुमायूं का मकबरा, कंस्ट्रक्टेड इन द टाइम ऑफ अकबर। हुमायूं की जो विडो हुआ करती है, शी कंस्ट्रक्टेड इन द टाइम ऑफ अकबर। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हुआ करता है। इसका जो गुंबद है वो मार्बल का बना हुआ है। कहा जाता है जो पहली बार मुगलों की बिल्डिंग में व्हाइट मार्बल इस्तेमाल हुआ है, दैट वाज इन हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है वहाँ गुंबद जो है वो व्हाइट मार्बल का बना है। बाद में मुगलों की बहुत सी बिल्डिंग्स में व्हाइट मार्बल इस्तेमाल होता है। तो व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल पहली बार ताजमहल में नहीं, सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में हुआ था। बहुत सारे लाल किले बनते हैं। अकबर ने आगरा में लाल किला बनवाया है, जो कैपिटल हुआ करता था लंबे समय के लिए। लाहौर में लाल किला बनवाया है, और गंगा नदी के बैंक पर इलाहाबाद में भी एक रेड फोर्ट बना हुआ है। और इस प्रयाग नाम के शहर को अलाहाबाद नाम अकबर ने दिया था, जिसका नाम प्रयाग हुआ करता था। अकबर ने अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी भी शिफ्ट की है कुछ समय के लिए। सीकरी एक गांव है जहां पर एक सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती रहते हैं। क्योंकि उनका गांव था तो अकबर ने वहां पर अपनी पैलेस बनवाई है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे बुलंद दरवाज़ा होता है, एक गेटवे होता है बुलंद दरवाज़ा, जो गुजरात विक्ट्री के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का कौन सा स्ट्रक्चर है जो अकबर की गुजरात विक्ट्री का सूचक है, सिंबॉलिक है, तो आप बुलंद दरवाज़ा बता देंगे। ऐसे ही पंचमहल भी होता है, 5 फ्लोर्स वगैरह है, उसमें जो साइज है सीलिंग का वो कम होता जाता है। तो ये पंचमहल ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के इन्फ्लुएंस को
दिखाता है। यहीं पर बीरबल्स हाउस नाम का, बीरबल का मकान नाम की बिल्डिंग भी हुआ करती है। जामा मस्जिद भी हुआ करता है फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती की जो कब्र है वो भी यहाँ पर हुआ करती है फतेहपुर सीकरी। बीरबल्स का हाउस है, जोधाबाईस पैलेस है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है और अकबर ने अपना टॉम्ब बनवाया है सिकंदरा, आगरा में सिकंदरा एक जगह है, सिकंदराबाद नहीं, आगरा में एक जगह है सिकंदरा, वहां पर अकबर का मकबरा बना हुआ है जिसे जहांगीर ने कंप्लीट कराया था। देयर वॉज दिस पर्टिकुलर टॉम्ब ऑफ अकबर इन द टाइम ऑफ जहांगीर। टॉम्ब बनता है इतिमादुद्दौला का। इतिमादुद्दौला वॉज वन ऑफ द नोबल्स ऑफ जहांगीर, फादर ऑफ नूरजहां, क्वीन ऑफ इन द टाइम ऑफ जहांगीर। इतिमादुद्दौला का मकबरा आगरा की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मानी जाती है। यहाँ पर पहली बार एक आर्ट फॉर्म की इस्तेमाल होता है जिसे पीतरा द्यूरा कहते हैं। मार्बल के पत्थरों में डिजाइनों को ग्रूव के तौर पे बना देते हैं, उनमें महंगे महंगे पत्थर जड़ दिए जाते हैं। डिजाइंस फूल पत्तियों की हुआ करती हैं या जो कुरान शरीफ की आयतें हैं उनको हुआ करती हैं। उनमें जो ग्रूव बनाएंगे, गहरे गहरे महंगे पत्थर जड़ देंगे, उसे पीतरा द्यूरा कहते हैं। ताजमहल में बड़े स्तर पे होता है और पहली बार होता है इतिमादुद्दौला के मकबरे में पीतरा द्यूरा आर्ट का इस्तेमाल। ये नूरजहां के फादर हुआ करता था इतिमादुद्दौला। शाहजहां के समय बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। रेड फोर्ट बनता है दिल्ली में, शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली का नाम पहले शाहजहानाबाद हुआ करता था। ये रेड फोर्ट कुछ समय के लिए कैपिटल भी रहा है ये एरिया भारत का, तब इसे शाहजहानाबाद कहते थे। इट वॉज कैपिटल फॉर इंडिया। जामा मस्जिद बनवाता है शाहजहां, उसके सामने दिल्ली की जामा मस्जिद। पर्ल मॉस्क, आगरा फोर्ट के अंदर शाहजहां ने एक मोती मस्जिद बनवाई है। याद ये रखना है कि आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया था, आगरा फोर्ट के अंदर जो मोती मस्जिद है वो शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है जो 1632 में बनना शुरू होकर 54 में कंप्लीट हो जाता है। इट वॉज टॉम्ब ऑफ मुमताज महल। मुमताज महल का ये मकबरा होता है, स्क्वायर शेप में होता है, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे है, एक गार्डन के अंदर हुआ करता है। इसका जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो ऑक्टागोनल होता है, अष्टभुजीय आकार का होता है। ये सारी खूबियाँ दिख जाती है हुमायूं के मकबरे में भी। तो ये सारा स्ट्रक्चर वगैरह होते हैं। पहले ये बनना था, ये जो ताजमहल है ये क्या कहते हैं, पहले ये बनना था मध्य प्रदेश में, बाद में ये ताजमहल यहाँ बनवाया जाता है। शाहजहां की जो थ्रोन होती है उसे पहले ये बुरहानपुर में एक जगह है मध्य प्रदेश में, बुरहानपुर, महाराष्ट्र बॉर्डर पे, पहले बुरहानपुर में ही मुमताज़ की डेथ होती है, तो पहले ये वही बनना था, बट बाद में ये आगरा में बनवाया जाता है। शाहजहां की थ्रोन पीकॉक थ्रोन कहलाती थी, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं। पीकॉक थ्रोन ये शाहजहां ने बनवाई थी। इसमें 12 छोटे छोटे स्तंभ होते हैं, उनके ऊपर एक मोर की आकृति होती है, तो इसे मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस कह देते हैं। इसको 1739 में जब भारत पर अटैक हुआ था नादिर शाह का, तो नादिर शाह यहाँ से ये पीकॉक थ्रोन ले जाता है, साथ में कोहिनूर डायमंड भी ले जाता है। कोहिनूर डायमंड गोलकुंडा माइन से माइन किया गया था, मुगलों का डायमंड था, और इसको जब नादिर शाह ने अटैक किया है 1739 में, आगे चलकर जब मोहम्मद शाह, उस समय का मुगल एम्परर मोहम्मद शाह हुआ करता था, तब ये डायमंड यहाँ से चला जाता है और पीकॉक थ्रोन भी चली जाती है। कोहिनूर डायमंड लंबे समय तक ईरान में रहता है, फिर ये अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान से इसको वापस ले लेते हैं महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है। रंजीत सिंह की डेथ के बाद 10 साल तक ये रहता है पंजाब में, लेकिन 1849 में डलहौजी पंजाब कैप्चर कर लेता है, और जो रंजीत सिंह का 12 साल का 11 साल का बेटा है दलीप सिंह, उसके हाथों ये एलिजाबेथ जो क्वीन विक्टोरिया है उसको गिफ्ट करा दिया जाता है। इट वॉज गिफ्ट फोर्सफुली, इट वॉज गिफ्टेड टू, ईस्ट इंडिया कंपनी से गिफ्ट कराया है टू इंग्लैंड को ये दे दिया जाता है। अभी इंग्लैंड के पास ही कोहिनूर हुआ करता है। तो एक कोहिनूर डायमंड उस समय भारत से चला जाता है जो मुगलों का डायमंड हुआ करता था। औरंगजेब के समय में बनता है बीबी का मकबरा। औरंगाबाद में एक बीबी का मकबरा बनता है, औरंगजेब ने बनवाया है। ये ताजमहल की कॉपी माना जाता है, ताजमहल जैसा ही होता है बीबी का मकबरा। और औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में एक और मोती मस्जिद बनवाई है। 2 मोती मस्जिद होती है, आगरा के लाल किले के अंदर है और एक दिल्ली के लाल किले के अंदर है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया है, मोती मस्जिद औरंगजेब बनवाता है। म्यूजिक पे आ जाएं तो म्यूजिक में तानसेन
अकबर के समय हुआ करता है। तानसेन का नाम तानसेन, अकबर ने इनको मियाँ तानसेन बोला है। ही हैज़ बीन कॉल्ड एज मियाँ तानसेन। ध्रुपद का ये सिंगर हुआ करता है। बहुत सारे राग इसने बनाए हैं, कंपोज किए हैं। दीपक राग, मेघ मल्हार, राग दरबारी। बाबा हरिदास का शिष्य हुआ करता है तानसेन। तो तानसेन रामतनु पांडे नाम है और इनके गुरु ने इनको अकबर ने नाम दिया है मियाँ तानसेन। वैसे ही वॉज रामतनु पांडे। मनसबदारी सिस्टम अकबर के समय का इंपॉर्टेंट सिस्टम हुआ करता है। मनसब एक पद हुआ करता है, जैसे इक्ता सिस्टम होता है दिल्ली सुल्तानों के समय का, ऐसा ही कुछ सिमिलर होता है मनसबदारी सिस्टम। मनसब एक पद होता है और जो बड़े बड़े नोबल्स होते हैं उनको ही ये पद दिया जाता है। पद में क्या होता है, एक पद होता है, एक रैंक है, उस रैंक के अनुसार लैंड दी जाती है। जो लैंड दी जाती है मनसबदारों को उसे जागीर कहते हैं। तो जागीर वॉज द सैलरी पार्ट ऑफ मनसबदारी सिस्टम। इक्ता सिस्टम के बारे में आपको बता दूं, एक क्वेरी आई थी आपके कमेंट्स में, उसमें लिखा हुआ है इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश ने शुरू किया है। इल्तुतमिश खुद इक्तादार हुआ करता था। जब इल्तुतमिश हुआ करता था तो वो खुद एक जगह का इक्तादार हुआ करता था। तो इक्ता सिस्टम शुरू तो पहले ही हो गया था। हाँ, उसको फॉर्मल शेप इल्तुतमिश ने दी है। वो बलबन के समय इन द टाइम ऑफ ऐबक इक्तादारी सिस्टम एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसके फॉर्मल शेप देने वाला इल्तुतमिश हुआ करता था। बिकॉज इल्तुतमिश बिफोर बिकमिंग दिल्ली सुल्तान हिमसेल्फ वाज एन इक्तादार। वो खुद भी इक्तादार हुआ करता था। तो मान लेते हैं कि फॉर्मल बिगिनिंग इल्तुतमिश के समय उसकी होती है। तो दैट वाज मनसबदारी सिस्टम, जिसमें मनसबदारों को पद दिया जाता था। पद के हिसाब से उनको जो लैंड मिलती थी, जहां से वो अपने खर्चे निकालते थे, सैनिक टुकड़ी तैयार रखते, उसे जागीर कहते थे। यहीं पर मुगलों के साथ एक सूर एम्पायर की बात भी कर लेते हैं। 1540 से 55 तक चलती है सूर एम्पायर। सूर एम्पायर का फाउंडर शेर शाह होता है, जिसने 5 साल भारत पे रूल किया है। हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में, बैटल ऑफ कन्नौज में हरा के शेर शाह ने उत्तर भारत पे शासन किया। शेर शाह का नाम फरीद होता है। वो बिहार के सासाराम का जागीरदार था। बाद में बिहार का सेनापति बनता है। बिहार के सुल्तान नुहानी ने उसको शेर खान का टाइटल दिया है व्हेन ही किल्ड अ टाइगर। फाइनली ही बिकेम द सुल्तान ऑफ बिहार, फाइनली ही बिकेम द किंग ऑफ इंडिया। तो ही वॉज अर्लियर ए सोल्जर, एक छोटा मोटा सोल्जर हुआ करता था। शेरशाह का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन रोड नेटवर्क में है। पूरा उसने उत्तर भारत को कनेक्ट किया है, सड़कें बनवाई हैं। उसके समय में सड़कें आर्टरीज ऑफ द एम्पायर कहलाती हैं। जैसे शरीर में आर्टरीज होती हैं, जो किंगडम की इकोनॉमिक हेल्थ है वो उन सड़कों से ही गवर्न होती है। तो बहुत सड़कें बनवाई हैं, पर्पस व्यापार को आगे बढ़ाना हुआ करता है। जो NS2 होता है उसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कह देते हैं। उसने सिल्वर का सिक्का, रुपया भी शुरू किया है। सिल्वर का सिक्का दिल्ली में पुराना किला बनवाता है। पुराने किले में ही किला कोहना मस्जिद हुआ करती है। एक मॉस्क है जिसका नाम किला कोहना मस्जिद। इसी में एक शेर मंडल लाइब्रेरी भी है, जिससे गिरकर हुमायूं की डेथ हो जाती है। इसका शेर शाह का टॉम्ब सासाराम में बनवाया गया है। ये एक गुम्बद वगैरह है, बड़ा सा बना हुआ है, चारों तरफ इसके पानी हुआ करता है। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वगैरह बहुत बनाए हैं और उसी के जो रिफॉर्म्स थे उसको ही अकबर ने आगे बढ़ाया था। शेर शाह की डेथ 1545 में हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर फिर इसका बेटा इस्लाम शाह आता है। 1553 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर सूर एम्पायर टूटने लगती है। ऐसे में ही फिर जब हालात कमज़ोर हैं तो हुमायूं ईरान की मदद से भारत वापस आ जाता है। 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। तो मुगलों के बीच में एक एम्पायर चली थी जिसका नाम सूर एम्पायर हुआ करता था। बाद में औरंगजेब के बाद के जो मुगल्स होते हैं उनको लेटर मुगल्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड लेटर मुगल्स। बाद के और जो औरंगजेब तक के मुगल्स हैं वो ग्रेट मुगल्स कहते हैं। औरंगजेब के बाद औरंगजेब की बेटों में वॉर ऑफ सक्सेशन होती है। उसमें बहादुर शाह वन एम्परर बन जाता है, जिसको शाह आलम वन भी कह देते हैं, शाह ए बेखबर भी कहते हैं। उससे ज़्यादा एम्पायर के बारे में पता नहीं था। मतलब बाद के मुगल एम्परर उतने मैजेस्टिक नहीं हुआ करते थे जितने पहले के थे। तो बहादुर शाह वन है, 1712 में इसकी डेथ हो जाती है। ये सभी से पैचअप कर लेता है, हालात को ठीक करने लगा था। उसके बाद एक फर्रुख सियार आता है 1713 से 1719 तक। फर्रुख सियार के समय सैयद ब्रदर्स नाम के जो किंग मेकर्स थे वो बड़े पावरफुल हो गए थे और सैयद ब्रदर्स फर्रुख सियार को किल करवा देते हैं 1719 में। सत्ता उनके हाथ में आ जाती है और मोहम्मद शाह बन जाता है मुगल एम्परर।
और 1719 से 1739 तक फिर ये मोहम्मद शाह हुआ करता है। फिर मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह आता है, और अहमद शाह के बाद आता है आलमगीर II, और 1759 में फिर ये शाह आलम II मुगल एम्पर बन जाता है। 1806 तक ये रहता है मुगल एम्पर शाह आलम II। शाह आलम II वही था जिसने लड़ी थी बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में ही वॉज पार्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, शाह आलम II। मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, उसके समय में म्यूजिक वगैरह पे ज़्यादा एम्फेसिस हुआ करता था। बीच में दो छोटे छोटे मुगल एम्पर आते हैं, अहमद शाह एंड आलमगीर II, अहमद शाह एंड आलमगीर II। और उसके बाद शाह आलम II आता है, और शाह आलम II के बाद अकबर II आता है, जो 1795 से 1837, 1795 है, 1795 से 1837 तक ये रूल करता है शाह अकबर II। और अकबर II ने ही राजा राम मोहन राय को टाइटल दिया था राजा का। राम मोहन राय वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, अकबर II चाहता था उसकी पेंशन बढ़ावा दी जाए, तो अकबर II ने टाइटल दिया है राम मोहन राय को राजा का। और बाद में अकबर II का बेटा होता था बहादुर शाह जफर, ही वॉज ए पोइट। 1837 से 1862 बहादुर शाह जफर को रिवोल्ट के बाद भारत से एग्जाइल में भेज दिया गया था। रंगून में ही डाइड इन 1862 में इनकी डेथ हो जाती है बहादुर शाह जफर की। तो ये बाद के मुगल एम्परर्स हैं, ऐसे पीरियड ऑफ लिटिल मुगल्स कहते हैं। बाद के मुगल एम्परर्स हैं, जिस समय किंग मेकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, उस समय के मुगल एम्परर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो दैट वाज समथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। चलिए अगले लेक्चर में हम मॉडर्न इंडिया को शुरू करेंगे और फटाफट मॉडर्न को ख़त्म करेंगे। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये सारे वीडियोस आपके बहुत काम आने वाले हैं, आपका एग्जाम बहुत निकट है। थैंक यू वेरी मच।